चलिए प्रारंभ करते हैं आज की श्रृंखला। आज की जो श्रृंखला है उत्तराखंड प्रवक्ता संवर्ग स्क्रीनिंग परीक्षा। जितने भी बच्चे स्क्रीनिंग परीक्षा में बैठने जा रहे हैं वो बच्चे इसे एक बार थोड़ा समय निकाल के इस श्रृंखला को अवश्य देखिएगा। निश्चित रूप में यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे और पूर्व से लेकर अंत तक अवश्य देखें। अगर आपको ये श्रृंखला अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस चैनल को भी सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। चलिए शुरुआत करते हैं आज की श्रृंखला का। आज की श्रृंखला का जो पहला भाग आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ, ये जो पहला भाग है वो आपका शिक्षण अभिरुचि से संबंधित है। यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया है आप देख पा रही होंगी। यहाँ पर कह रहा है कि शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है। एक अच्छा नागरिक बनाना होता है, या व्यावहारिकता का निर्माण करना होता है, या ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना होता है जो समाज के लिए उपयोगी हो, या फिर हम कहें उपरोक्त तो सभी। तो क्या होता है शिक्षा का उद्देश्य की जब हम बात करें, बताइए सर। इसमें तो डी हो सकता है सर, उपरोक्त सभी। उपरोक्त तो सभी कह रही हैं तो बिल्कुल सही है, क्योंकि शिक्षा का मेन उद्देश्य क्या होता है, इन्हीं चीज़ों को लेके ही तो चीज़ें होती हैं। तो इसका जो ऑप्शन है डी ऑप्शन है राइट आंसर है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये कहता है, आप देख पा रहे होंगे, तो 1947 में गठित जो राधाकृष्णन आयोग की जब हम बात करते हैं, ठीक है, नाम विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग रखा गया, तो इसके अध्यक्ष के रूप में किस व्यक्ति को चुना गया था। दूसरे नंबर का प्रश्न। 1947 में हमने क्या कहा, जो गठित राधाकृष्णन आयोग था उसे हम अन्य दूसरे नाम से जो जानते हैं विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के नाम से जानते हैं। तो इसके अध्यक्ष कौन थे, राधाकृष्णन थे, लक्ष्मी स्वामी थे, या कोठारी थे, या डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए एज ए राइट आंसर है। चलिए अब दूसरे नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देखते हुए चलिएगा, सभी बच्चे अपना मूल्यांकन करते हुए लास्ट में अपना नंबर आपने कितना टाइम करे और कितने सही हो कितने गलत हो तो कमेंट करें। तो यहाँ पर आप देखिए, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद जिसे हम एनसीईआरटी की स्थापना 1961 में की गई है, और इसका मुख्यालय किस स्थान पर है, कहाँ है, नई दिल्ली में है, मुंबई में है, या फिर गुजरात में है, या आंध्र प्रदेश में है। सर नई दिल्ली में। तो ये नई दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली के अंतर्गत इसे स्थापित किया गया था। ठीक है, अब आगे बढ़ रहे हैं। तो चौथे नंबर का प्रश्न आप देख पा रही होंगी। तो यहाँ पर क्या करा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 की जो बात करें तो इसका मुख्य योगदान रहा था किस चीज़ में रहा था। तो यहाँ पर आप अगर हम मुख्य योगदान की अगर हम बात करें तो मुक्त विश्वविद्यालय में रहा, या फिर हम बात करें तो नवोदय में रहा, तो यह भी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड रहा था, और यहाँ पर आप देख पा रहे होगे ये सभी। तो किस में रहा इसका महत्वपूर्ण योगदान। तो सर मुक्त विश्वविद्यालय ए नहीं, गलत। जो भी यस, ये सभी दोनों जितने भी बच्चे ऑनलाइन देख रहे हो वो भी आंसर दीजिएगा, जो आपने आंसर पिक किया उसे कमेंट करें। तो ये मुक्त विश्वविद्यालय नहीं है। जो अगर हम कहें, जो अगर हम बात करते हैं दूसरी जो शिक्षा नीति आई थी 1986, इसका जो मुख्य योगदान जो रहा था, हम मुक्त विश्वविद्यालय की भी बात करते हैं, इसमें नवोदय विद्यालय की बात करते हैं, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की भी बात करते हैं। ओवरऑल ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन डी एज ए राइट आंसर है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये यहाँ पर सम्मिलित कीजिए, आप इसको सम्मिलित कर सकती हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगी, तो सम्मिलित कर सकते हैं इसे। स्टेनल घोषणा पत्र, 4 सबूत घोषणा पत्र है, और हंटर आयोग है, और कर्जन घोषणा पत्र है। ये कब क्या है, इसको मिलाइए। कब बुट का घोषणा पत्र आया था, हंटर का कब आया था, ये बताइए कौन सा है इसका। थोड़ा समय ले लीजिए, जितने भी बच्चे देख रहे हैं आप समय ले सकते हैं, मगर इस प्रश्न को बनाइए। चलिए, जिसे आता है वो बनाते हुए चलिए। सर सी। आपने सी कहा, नहीं, ये सी आपका गलत है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, अगर हम बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन जो बी है एज ए राइट आंसर है। तो का प्रश्न कह रहा है कि शिक्षा वह दर्पण है जिसके माध्यम से किसी देश का वास्तविक चेहरा दिखाई देता है। ये कथन किस व्यक्ति द्वारा कहा गया। बहुत ही शानदार प्रश्न है कि शिक्षा उस दर्पण की भांति, उस शीशे की भांति है जिसके माध्यम से किसी देश का वास्तविक चेहरा दिखाई देता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको सब लोग नोट करिए। विडिश है, जे.के.जी. सैयद दन है, तो हंसा मेहता है, या इनमें से कोई नहीं।
बता सकते हैं? सर बी। जे केजी सैयद की जब बात कर रहे हैं तो आपने बी कहा, तो क्या ये बी सही है? तो इसका बी आंसर आपका गलत है। विड करके लिखा है ये ऑप्शन ए विड्स, ये इसका सही आंसर है। तो इनके ही द्वारा कहा गया था कि किसी देश का वास्तविक चेहरा उसकी शिक्षा होती है। ठीक है, ये इसके द्वारा कहा गया। अब देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर कहता है कि 7वें नंबर का प्रश्न है कि एक विद्यालय नीति सफल होगी यदि, एक विद्यालय नीति सफल होगी यदि क्या होगा? सभी प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता अच्छी हो, या फिर बी अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू की जाए, या फिर सी प्राथमिक शिक्षा में लड़कों के नामांकन में वृद्धि की जाए, या फिर डी सभी विद्यार्थियों को शिक्षा के समान अवसर प्रदान किए जाएं। तो क्या इसका सही उत्तर हो सकता है? एक विद्यालय की नीति सफल कब होगी यदि, 4 ऑप्शन दिए हैं। जो भी बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं वो पिक करिए इसका आंसर। चलिए बताइए क्या सही हो सकता है। थोड़ा आप लोगों को समय दे देता हूं। आ रहा है? सर डी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी एज ए राइट आंसर। ये कहता है कि एक विद्यालय नीति सफल होगी यदि सभी विद्यार्थियों को शिक्षा के समान अवसर दिए जाएं। ठीक है, ये डी ऑप्शन एज ए राइट आंसर है। अब 8वें नंबर का प्रश्न है, वार्नेक समिति की अगर हम बात करते हैं तो 1878 ने विकलांगों के लिए क्या परिवर्तन लाना उपयुक्त माना? ठीक है, वार्नोक समिति की जब हम बात करते हैं तो इनके द्वारा विकलांगों के लिए एक नीति लाई गई थी, उसका परिवर्तन क्या उपयुक्त माना गया है तो उसको देखते हैं। समिति जो बनाई गई थी, विकलांगों के लिए सामान्य अभिवृत्ति, शिक्षा प्रशासकों का दृष्टिकोण, माता पिता के दृष्टिकोण, या उपरोक्त सभी। क्या हो सकता है? सर डी उपरोक्त सभी हो सकते हैं। नहीं, उपरोक्त सभी हमेशा उपरोक्त सभी नहीं होता है। तो वार्नोक की समिति की जब बात करते हैं 1978 में जो बनी थी, तो इससे विकलांगों के लिए सामान्य अभिवृत्ति ये परिवर्तन यहाँ पर लाना उपयुक्त माना गया था। ठीक है, अब यहाँ पर देख, ये कहता है कि 9वें नंबर का प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये कहता है कि एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा? कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, कक्षा में समयानुपस्थिति होना, समय अनुसार उपस्थित हो जाना कक्षा में, या फिर विद्यार्थियों की कठिनाई को दूर करना, या एक अच्छा वक्ता होना। क्या हो सकता है बताइए? सर इसका जो राइट आंसर है सर ए आएगा कक्षा में। इसमें जो ये होगा, जो इसका सही उत्तर है ये आपका जो है विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना होगा। एक शिक्षक का महत्वपूर्ण कार्य क्या होगा कि यदि आपको कुछ नहीं आ रहा है तो वो शिक्षक का दायित्व बनता है कि आपकी जो कमियां हैं, जो गुण दोष हैं, उनको दूर करें और वो आपकी कठिनाइयों को क्या करें, निराकरण करें। तो इस आधार पर ऑप्शन सी एज ए राइट आंसर है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 10वें नंबर का प्रश्न कहता है कि संप्रेषण के प्रकार में कौन गलत है? इन चारों में एक गलत है। ठीक है, वो कौन सा हो सकता है? संप्रेषण के प्रकार कौन कौन से होते हैं? यदि आपको पता होगा तो आप बताइए कौन से हैं, इसमें कौन सा सही है? निवैयक्तिक संप्रेषण है, अनौपचारिक संप्रेषण, शाब्दिक, औपचारिक संप्रेषण, तो कौन सा इसमें गलत हो सकता है? आपने एलटी में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने। सर आ तो नहीं रहे, बट सी अशाब्दिक संप्रेषण। जो संप्रेषण के जो प्रकार होते हैं वो अनौपचारिक होते हैं, शाब्दिक होता है, अशाब्दिक होता है और औपचारिक होता है। जो ऑप्शन ए निवैयक्तिक जो संप्रेषण होता है ये गलत है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब इसका 11वें नंबर का प्रश्न आपके सामने है। ठीक है, 11वें नंबर का प्रश्न को देखिए। कहता है कि किसी समिति ने नैतिक एवं आध्यात्मिक तत्वों के महत्व पर विशेष बल दिया। तो ज्ञान समिति ने, जन शिक्षा समिति ने, जी राम रेड्डी समिति ने, या प्रकाश समिति ने। किस समिति ने अगर हम बात करें तो नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों पर विशेषकर बल दिया है।
बता सकती हैं कि कौन सा है वो? सर ज्ञान समिति ने। आपने पिक करा कि ज्ञान समिति ने, तो इसका जो सही उत्तर है, आपको मैं बता दूं, ज्ञान समिति नहीं है। ये जो है वो आपके ऑप्शन डी एज ए राइट आंसर है, वो श्री प्रकाश समिति है। ठीक है, अब बात करते हैं 12वें नंबर का प्रश्न। ये कहता है कि सामाजिक मूल्यों का आंतरिकरण किसके द्वारा होता है? वह है शिक्षा, विवेकीकरण या संचार या समाजीकरण। क्या हो सकता है? आप लोगों को दिखाई दे रहा है? सर सामाजिकरण। समाजीकरण कह रही हैं आप, तो ये क्या सही हो है? तो बिल्कुल गलत है। इसका जो सामाजिक मूल्यों का आंतरिकरण जिसके द्वारा होता है वो आपका विवेकीकरण के द्वारा होता है। इस चीज़ का थोड़ा सा मनन करें। ठीक है, अब 13वें नंबर का प्रश्न आपके सामने रखने जा रहा हूँ। 13वें नंबर का प्रश्न क्या कहता है? किसका कथन है कि संस्थागत योजना शिक्षा सुधार की यात्रा में नींव का पत्थर है? ठीक है, ये कथन किस व्यक्ति द्वारा कहा गया है कि भैया संस्थागत जो योजना शिक्षा होती है, शिक्षा सुधार की यात्रा में नींव का पत्थर होता है? बेंजामिन फ्रैंकलिन है, ये E.W. फ्रैंकलिन है, या M.B. बुच है, या जॉन डी मिलेट करके हैं? तो इनमें से कौन है? आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। तो अगर नहीं आ रहा है तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी एज ए राइट आंसर है। ठीक है, जी सर। E.W. फ्रैंकलिन करके है, तो ये इसका सही उत्तर है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो 14वें नंबर का प्रश्न है कि कंप्यूटर द्वारा अनुदेशन के कार्य निम्न हैं। तो कंप्यूटर द्वारा जो अनुदेशन के कार्य निम्नलिखित हैं, कौन से हैं? कार्डों पर सूचनाओं को संचित करता है या कार्यक्रमित अनुदेशनों को संचित करता है? तो इसका दूसरे आंसर देखते हैं। तो संचित सूचनाओं में सापेक्ष पद्धतों का चयन करता है, सूचनाओं का बाह्य संप्रेषण नहीं करता है। तो इसका क्या सही हो सकता है? सर संचित सूचनाओं में पद्धतों का चयन करता है। ये जो कहता है कि ये सूचनाओं का बाह्य जो संप्रेषण नहीं करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब ये जो बेसिकली अगर इसका जो हम सही आंसर दें आपको, तो इसका ये भी है जो आप कह रही हैं, ये भी है, जो ये कोड है इसको हम मिला रहे हैं। तो इसका जो सही उत्तर है, ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी इसका सही है। ठीक है, तो ये वाला जो है ऑप्शन ये नहीं है, बाह्य सूचनाओं का प्रेषण नहीं करता है। तो ऑप्शन ए, बी और 1, 2, 3 ये सही है। ठीक है, ऑप्शन डी एज ए राइट आंसर। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि संप्रेषण की प्रतिक्रिया का आवर्धन होता है तो परस्पर संबंध स्थापित करने के द्वारा, या फिर बी सुरक्षा विकल्पों का चयन करने की स्वतंत्रता द्वारा, या फिर सी आपस में बिना किसी दबाव के अनौपचारिक ढंग से मिलन के द्वारा, या उपरोक्त सभी। क्या हो सकता है? संप्रेषण की प्रतिक्रिया का आवर्धन की बात कर रहे हैं। जो भी बच्चा देख रहा है आंसर दीजिए। मुझे लगता है आप लोगों ने आंसर पिक कर लिया होगा। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी एज ए सही है। और क्या है? उपरोक्त सभी चीज़ें। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि 16 नंबर का प्रश्न है कि भारत में अवस्थित उच्च शिक्षा केंद्रों के कार्य हैं। जितने भी भारत में उच्च शिक्षा केंद्र जो स्थापित है, उनका शिक्षा केंद्रों के कार्य क्या हैं? सरकारी शोध कार्यों को बढ़ावा देना होता है, या शिक्षकों तथा शिक्षा नियोजन के मूल्यांकन सूचनाओं को प्रकाशित करना होता है, या शोध कार्य के लिए प्रतिभाशाली छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना है, या उपरोक्त सभी। क्या हो सकता है? उपरोक्त सभी। ठीक है, उपरोक्त सभी चीज़ें ये करता है, संपादित करते हैं। ठीक है, सही है। तो यहाँ पर 17 नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, सर्वप्रथम अध्यापकों का छात्रों द्वारा मूल्यांकन कहाँ से प्रारंभ होता है? ये जो कहा गया है कि सर्वप्रथम अध्यापकों का छात्रों द्वारा मूल्यांकन कहाँ से प्रारंभ? ब्रिटेन के विश्वविद्यालयों से, संयुक्त राज्य अमेरिका के विश्वविद्यालयों से, भारतीय विश्वविद्यालय से, या कनाडा के विश्वविद्यालय से? कहाँ से होता है?
छात्रों का मूल्यांकन कहाँ से प्रारंभ होता है? भारतीय विश्वविद्यालय कहाँ से? भारतीय नहीं, विश्वविद्यालय से। तो जो ये होता है ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका के विश्वविद्यालयों से ये होता है। ठीक है, इस चीज़ को नोट करते हुए। अब यहाँ पर 18वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे हैं, शैक्षिक पिछड़ेपन के कारणों का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। जो शिक्षा के क्षेत्र में जो पिछड़ापन होता है, जो उनके पिछड़ने का जो कारण होता है, उनका पता लगाने के लिए हम किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, कौन सा परीक्षण करते हैं? उपलब्धि परीक्षण करते हैं, निष्पादित परीक्षण करते हैं, परिमापीकृत परीक्षण का माप करते हैं, निदानात्मक परीक्षण करते हैं। तो इनमें से चारों में से कौन सा करते हैं? जितने भी बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं वो बता सकते हैं कि इसके कौन से कर सकते हैं? चलिए बताइए। जितने भी बच्चे इस श्रृंखला को देख रहे हैं, अगर आपको इस तरीके के पीडीएफ या फिर आपको सारी चीज़ें चाहिए तो इसके जो डिस्क्रिप्शन में एक ग्रुप लिंक शेयर किया हुआ है, अगर आप वहाँ पर जुड़ोगे तो सारी आपको नोट्स वहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे, तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं हम। चलिए बताइए, शैक्षिक पिछड़पन का कारण अगर हम बात करें तो इसका जो सही उत्तर है, तो निदानात्मक जो परीक्षण होता है इसके कारण क्या करता है, जो शैक्षिक पिछड़ेपन के कारणों का पता लगाने में कहीं ना कहीं ये उपयोगी सिद्ध होता है। अब 19वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रही होंगी, तो कहता है कि यहाँ पर देखिए, अनुसूची के विषय में क्या सत्य नहीं है? कह रहा है कि अनुसूचियां संकलन हेतु बहुलताओं से प्रयोग होने वाला एक मापक उपकरण है। साधारणतः अनुसूची की पूर्ति समक संकलन करने वाला व्यक्ति स्वयं करता है, या विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए यह एक विश्वसनीय उपकरण है? या फिर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर 3 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, तो यहाँ पर आपके कोड दिए हुए हैं। केवल एक ठीक है, केवल 2 ठीक है, केवल 3, या फिर ये सभी? बता सकते हैं कि इनमें से कौन से ठीक है? तो ये आप लोगों का अगर नहीं आ रहा है तो इसको नोट डाउन करते चले। तो इस कंडीशन में अगर हम बात करते हैं, ऑप्शन सी इसका क्या है, ये राइट आंसर है। याद देखिए, ये कहता है कि जो ये कह रहा है कि अनुसूचियों के विषय में क्या सत्य नहीं है, कहता है ये जो सत्य नहीं है, कहता है कि विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए ये एक है अविश्वसनीय उपकरण है, ये गलत है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर आप देख पा रहे होगे 20वें नंबर का प्रश्न, मूल्यांकन आंकड़ों की अर्थपूर्ण व्याख्या के लिए विश्लेषण के मुख्य सोपान बताइए। क्या है? अगर हम कहते हैं कि जो मूल्यांकनों के आंकड़ों को अर्थपूर्ण व्याख्या यदि हम करते हैं तो उसके लिए विश्लेषण के मुख्य सोपान कौन से हैं? आंकड़ों का वर्गीकरण और सरलीकरण किया जाता है, या समूहों का सांख्यिकी विश्लेषण, त्रुटियों का विश्लेषण होता है, ग्राफिक विश्लेषण और निरूपण होता है, या फिर 5 मानकों और मापदंडों का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसमें कौन सा कोट, कौन सा सही हो सकता है, बता सकती हैं? यदि जो भी बच्चे देख रहे हैं वो भी बता दें तो अच्छा है। तो थोड़ा सा मुश्किल सा लग रहा है, चलिए मैं ही बता देता हूँ इसका आंसर, आप नोट डाउन करिए। इसमें जो कहा जाता है कि ऑप्शन जो बी एज ए राइट आंसर है। देखिए, पहला है आंकड़ों का वर्गीकरण और जो सरलीकरण ये किया जाता है, सरलीकरण किया जाता है। दूसरा है समूहों की सांख्यिकी विश्लेषण किया जाता है, और इसमें जो तीसरा है ग्राफिक विश्लेषण और निरूपण, ठीक है, और 5वां मानकों और दंडों का इस्तेमाल किया जाता है। तो जो और अगर हम कहें तो त्रुटि का निराकरण बाद में किया है। तो हमने इनको इसके क्रम में लगाना है, कौन सा पहला आएगा, दूसरा कौन सा आएगा, तीसरा कौन सा आएगा, चौथा कौन सा आएगा, तो इस क्रम में हमने इसको लगाना है। अब यहाँ पर देख पा रहे हो कि 21वें नंबर का प्रश्न है, कहता है कि ऑडियो कॉन्फ्रेंस किसके अंतर्गत आयोजित की जाती है? टेली कॉन्फ्रेंसिंग के अंतर्गत है, केवल श्रवण साधन के अंतर्गत आता है, केवल दृश्य साधन के अंतर्गत आता है, या एपी डायस्कोप के अंतर्गत आता है? तो बता सकते हैं कि इसके अंतर्गत आता है ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जब हम बात करते हैं। 21वें नंबर का प्रश्न है, चलिए बताइए। मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ तो रही है, चलिए कोई बात नहीं आ रहा तो इसको ध्यान से देखिए। चलिए, तो जो ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जब हम बात करें तो किसके अंतर्गत आता है, आयोजित किया जाता है? तो ये जो है बेटा, इसका जो सही उत्तर है टेली कॉन्फ्रेंसिंग के अंतर्गत ये आता है। ठीक है,
तो टेली कॉन्फ्रेंसिंग के ही माध्यम क्या होता है, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग हम किया जाता है। देखिए यहाँ पर दिया है 22वें नंबर का, MLL के अंतर्गत सम्मिलित है। क्या है सम्मिलित है? तो अगर हम यहाँ पर देखें तो क्षमता आधारित अध्ययन कहते हैं, पाठ्य पुस्तकों की समीक्षा की जाती है, प्रशिक्षण और पर्यवेक्षकों की क्या कहते हैं, तो ये सभी। तो इस कंडीशन में इसका जो सही उत्तर होगा ये उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा, डी ऑप्शन एज ए राइट आंसर। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 23वें नंबर का प्रश्न, जितने भी बच्चे देख रहे हैं इनका आंसर देते हुए चलिएगा। ये कहता है कि भारतीय परिस्थिति में विश्वविद्यालय, अगर हम देखें भारतीय परिदृश्य में, अगर देखें परिस्थिति में विद्यालय या व्यवस्था के आवरण के मूल्यांकन के लिए किस प्रश्नावली को अपनाया गया है? ठीक है, हाँ, बुट प्रश्नावली है, हल पिन प्रश्नावली है, सेन प्रश्नावली है, मल्होत्रा प्रश्नावली। तो बता सकती हैं अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो इसे बताने में आज सक्षम होंगे, मुझे जहां तक लग रहा है। क्या ऑप्शन आप लोग पिक करोगे? तो चलिए इसका जो सही उत्तर है तो हल पिन प्रश्नावली है। जब हम भारतीय परिस्थितियों की जब हम बात करते हैं, उनके विद्यालयों की व्यवस्था के अनावरण के अगर हम जिस तरीके से मूल्यांकन की जब बात करते हैं तो उसके अंतर्गत जब हम जिस प्रश्नावली को हम अपनाते हैं, हाल पिन प्रश्नावली है, हम इसको अपनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देख पा रहे होगे 24वें नंबर का प्रश्न, मनोविश्लेषणवाद के अनुसार अतृप्त असामाजिक इच्छाओं का संबंध है किससे होता है? तो ये नैतिकता से है, या इन दम से है, या फिर अहम से है, या इनमें से किसी से नहीं है। तो बेसिकली इसका क्या उत्तर हो सकता है? नैतिकता से। ये इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी, इदम से इसका संबंध है। ठीक है, अब देखिए 25वें नंबर का प्रश्न, यह कहता है कि निबंधात्मक परीक्षण के संबंध में कहा जाता है कि अध्यापक छात्रों के बारे में जो धारणा रखते हैं उसके अनुसार ही उन्हें अंक प्रदान करने की प्रवृत्ति रखते हैं यदि किसी प्रकार का प्रभाव है। यह किस प्रकार का प्रभाव होता है? ये बता रहा है कैरी ओवर प्रभाव होता है, या हेली प्रभाव होता है, या विश्वसनीयता का प्रभाव होता है, इनमें से कोई नहीं होता है ना। जब आप शिक्षक बन जाते हैं या फिर आप कभी क्या करते हैं, किसी बच्चे को आपने जिस नज़रिए से देखा है, जब आप उसका निबंधात्मक परीक्षण करते हैं तो जब आप अंक देते हैं, जब आप उसकी कॉपी चेक करते हैं तो आपने जो उसके प्रति जो अपना दृष्टिकोण बनाया है, तो आप चाह के भी उसको अधिक नंबर नहीं दोगे, चाहे उसने अच्छा भी क्यों ना लिखा हो। तो इस कंडीशन में ऐसी प्रवृत्ति रखने वाले शिक्षकों को ये किस प्रकार के प्रभाव से ग्रसित होते हैं, ये कहने का मतलब है। तो यहाँ पर हमने आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, तो बता सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो जो इस प्रकार की जो प्रवृत्ति रखते हैं, तो आपको मैं बता दूं इसका जो सही उत्तर है तो हेली प्रभाव उसे कहा जाता है। तो ऐसे कंडीशन में इस प्रकार का प्रभाव होता है। तो अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो, लिखित मापदंड का संबंध किस गुण के मापन से होता है? निष्पादन या अभिव्यक्ति या बुद्धि या व्यक्तित्व का? तो आता है आप लोगों को चलिए, नहीं आता है तो कोई बात नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, अभिव्यक्ति से इसका संबंध है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब ये कहता है यहाँ पर इस प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, 27वें नंबर का प्रश्न। यह कहता है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आप कथनों को देखिएगा। पहला कथन है, कहता है कि वास्तव में मापन के द्वारा व्यक्तियों वह वस्तुओं में उपस्थित किसी गुण व, अब ऊपर देख रहे हैं इसके, ठीक है, इसका यहाँ पर अगला गुण देखते हैं। देखिए विशेषताओं का वर्णन गुणात्मक भी हो सकता है, या किसी गुण या विशेषता के मात्रात्मक मापन के द्वारा किसी प्रश्न का उत्तर दिया जाता है। तो इसमें कहने का मतलब है, तो ये कूट जो दिए हुए हैं कौन सा सही है आपको बताना है
केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, या फिर ना तो एक है ना ही दो है। तो कौन सा इस कंडीशन में सही हो सकता है? चलिए आप बता सकते हैं, जितने भी बच्चे से देख रहे हैं इसका उत्तर दीजिए। किसी गुण का विशेषता के मात्रात्मक मापन के द्वारा किसी प्रश्न का उत्तर दिया जाता है। तो ये बता सकते हैं कि क्या है? और जो पहला उत्तर था ये कहता है कि पहला इसका है कि वास्तव में मापन के द्वारा व्यक्ति व वस्तुओं में उपस्थित किसी गुण व क्या है वह विशेषता का वर्णन गुणात्मक भी हो सकता है। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? अगर इसका सही उत्तर आ रहा है तो करिए। फर्स्ट सेकंड हाँ, तो दोनों। इसका सही सी। उत्तर है फर्स्ट और सेकंड दोनों, इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जी सर। 28वें नंबर का प्रश्न कहता है कि शिक्षण के अंतर्गत दृश्य श्रवण सहायक सामग्री उपयोगी है। कौन से उपयोगी है बताना है आपको। तो शिक्षा कौशलों के विकास में, या शिक्षण को रोचक बनाने में, या एक से अधिक इंद्रियों को सक्रिय करने में, या उपरोक्त सभी के लिए। जब हम बात कर रहे हैं कि दृश्य और श्रवण सहायक सामग्री की बात करें जिसे हम देख भी सकते हैं सुन भी सकते हैं, तो उस सामग्री का जब हम प्रयोग करते हैं तो क्या चीजें होती हैं इन चारों में से, ये आपको बताना है। चलिए बताइए। सर उपरोक्त सभी। तो आप उपरोक्त सभी की तरफ बढ़ रही हैं, तो बिल्कुल ठीक है। ये उपरोक्त चीज़ें हमारे सामने घटित हो जाती हैं, क्योंकि जब हम दृश्य श्रवण सामग्री की जब बात करते हैं तो शिक्षक कौशलों का विकास होता है, कहीं ना कहीं शिक्षण कहीं रोचक बन जाता है, एक से अधिक इंद्रियां हमारी सक्रिय हो जाती हैं, हमारा पूरा कॉन्सेंट्रेट। जब कोई मूवी चलती है, जब आप कहीं मूवी देखने चलते हैं, उसमें क्या दृश्य और आवाज़ आती है और सामने चलचित्र देखने को मिलते हैं, तो हमारा पूरा फोकस कहाँ होता है? पूरी मूवी में बना रहता है। तो इससे क्या होता है, हमारी जितनी भी इंद्रियां होती हैं हम एक जगह एकाग्रचित्त होकर बैठ जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 29वें नंबर का प्रश्न है कि 29वें नंबर का प्रश्न कहता है कि भाषा शिक्षण के अंतर्गत दृश्य सहायक सामग्री का उपयोग होता है, शुद्ध उच्चारण में होता है, या शुद्ध लेखन में होता है, या शुद्ध पढ़ने में होता है, या इनमें से किसी में नहीं होता है? किस में होगा? भाषा शिक्षण के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं। चलिए बताइए। जितने भी बच्चे देख रहे हैं, अगर श्रृंखला अच्छी लगी है तो लाइक किए और साथ ही सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए बताइए बेटा। तो इसका जो सही उत्तर है, नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, तो सर शुद्ध शुद्ध उच्चारण में। लेखन में ये होता है। ठीक है, शुद्ध लेखन में होता है। ये कहता है कि भाषा शिक्षण के अंतर्गत दृश्य सहायक सामग्री का उपयोग। दृश्य का मतलब क्या होता है? जिसे हम देख सकते हैं। हम शुद्ध उच्चारण करते हैं उसे नया देख सकते हैं ना, शुद्ध पढ़ते हैं तो हम शुद्ध पढ़ रहे हैं ना, पढ़ रहे हैं हमें सुन रहे हैं उस चीज़ को। हम देख किससे रखते हैं? जो चीज़ आपने लिखा है उस चीज़ को हम देख सकते हैं, तो शुद्ध लेखन में होता है। अब यहाँ पर देखिए 30वें नंबर का प्रश्न है कि कंप्यूटर सहायक अनुदेशन विचार संप्रेषण की एक विधि है जिसके द्वारा संप्रेषण किए जाते हैं। तो सरल विचार से है, या अत्यधिक ही कठिन विचार है, या सामान्य विचार, या सभी प्रकार के विचार? तो क्या हो सकता है? कंप्यूटर सहायक अनुदेशन की बात करते हैं जिसमें विचार संप्रेषण की एक विधि है, तो कौन सी विधि हो सकती है? 30वें नंबर का प्रश्न है। चलिए सभी लोग बताइए। चलिए यदि नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, थोड़ा सा और मेहनत करें। तो इसका जो सही उत्तर है तो ये अत्यंत ही कठिन और विचार ये है। ठीक है, अब यहाँ पर देख पा रहे हो 31वें नंबर का प्रश्न है जी कि असमानता को दूर करने के लिए निम्न में से सुझाव हैं। क्या सुझाव हैं? जब हम असमानता को दूर करते हैं, कह रहे हैं कि लड़कियों के लिए निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था, या फिर पिछड़े राज्यों के लिए आर्थिक सहायता दी जाए, या फिर जनजाति क्षेत्रों में शिक्षकों को प्रशिक्षण करके नियुक्ति किया जाए, या उपरोक्त सभी। क्या होगा इस कंडीशन में? सर उपरोक्त सभी होंगे फिर इसमें बिल्कुल तो। ठीक है, उपरोक्त सभी। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये कहता है कि 32वें नंबर का प्रश्न है कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन जो एक नए अवतार में 2000 से इसे शुरू किया गया था और महिलाओं शिक्षा पर ये बल देता है, अधिक बल महिला शिक्षा पर देता है, तो इसका क्या नाम है? राष्ट्रीय शिक्षा मिशन है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन है, सर्व शिक्षा अभियान है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या है बता सकती हैं? सर सर्व शिक्षा नहीं, अभियान। तो ये साक्षर भारत
जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो इसका जो सही उत्तर है वो साक्षर भारत है। ठीक है, अब इसमें से कह रहा है कि निम्न में से कौन सा इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है, क्रोम, फायर क्रॉप या फिर सफारी या गूगल प्लस। क्रोम, फायरफॉक्स है या फिर सफारी है या फिर गूगल प्लस, क्या है? नहीं है कह रहा है, इसमें इंटरनेट से रिलेटेड इसमें एक चीज नहीं है। सर सफारी। सफारी कहा आपने, तो क्या ये सही है? बताओ। इसमें कह रहा है सही नहीं है, तो आपको बता दूं, तो इसमें गूगल प्लस नहीं है। ठीक है, गूगल प्लस हम देखिए, क्रोम होता है, फायरफॉक्स होता है, सफारी भी होता है, और गूगल प्लस जो है ये नहीं होता है, तो देख लें। ठीक है, अब देखिए इसमें देखिए, ये 34 का नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है? सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है, ये देखिएगा, जब मैं आपको ऑप्शन दिखा रहा हूँ, तो इसमें फेसबुक नहीं है, या फिर फ्लिपकार्ट है, या फिर माइक्रो स्पेस है, या विकीपीडिया। इनमें से कौन सा नहीं है? तो देखिए, अगर हम सोशल साइट की बात करते हैं तो फेसबुक क्या है? आपकी सोशल साइट है। माइक्रो स्पेस ये क्या है? माइक स्पेस क्या है? ये आपके सोशल साइट है। फ्लिपकार्ट भी आपके सोशल है। ये जो विकीपीडिया है ये नहीं है। अब यहाँ पर देखिए 35वें नंबर का प्रश्न है, ये कहता है कि पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है? ये कहते हैं कि इसके अंदर का चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं, या चित्रों से पाठ्य पुस्तक आकर्षित बनते हैं, या फिर चित्र पाठक की शोभा बढ़ाते हैं, या पाठ्य पुस्तक में चित्र का प्रचलन है। तो बता सकते हैं क्या है इसमें? किसी भी पाठ में जब चित्र बनाने का मेन उद्देश्य क्या होता है? जिस बच्चे को आता है वो आंसर दीजिएगा। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, क्योंकि पाठ में चित्र इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि जो चित्र होते हैं अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में कहीं ना कहीं शायद सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सशक्त पुनर्बलन की जब बात करते हैं, 35वें नंबर का प्रश्न है, सशक्त पुनर्बलन है क्या है? समय के अंतर से जो पुनर्बलन किया जाता है, या फिर बालक प्रत्येक अनुक्रिया का पुनर्बलन है, या फिर कुछ अनुक्रियाओं का पुनर्बलन है, या इनमें से कोई नहीं। जिन बच्चों को आता है इसका आंसर दीजिए, जिसे नहीं आता वो नोट डाउन कर दें। चलिए, जो सशक्त मूल्यांकन की बात करते हैं तो ये क्या होता है? बालक की प्रत्येक अनुक्रिया का पुनर्बलन ये होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 37वें नंबर का प्रश्न है कि राष्ट्रीय स्तर पर ई गवर्नेंस योजना का शुभारंभ किया गया था। कब किया गया था? 14 अगस्त 2002 को, ये 15 अगस्त 2002 को, 13 अगस्त 2002 को, 16 अगस्त 2002 को। कब किया गया था ई गवर्नेंस योजना का शुभारंभ? चलिए बताइए, सभी लोग बताते हुए चलिएगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर एक लिंक शेयर किया है, तो आप उस ग्रुप में जुड़ेंगे तो सारे पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। चलिए बेटा बताइए। चलिए, नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। जिन्होंने आंसर पिक, सर 14 अगस्त आपने 2002 14 को। अगस्त 2002 को कह रही हैं, तो बिल्कुल ठीक है। सॉरी गलत है, 15 अगस्त 2002 को है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो 38वें नंबर का प्रश्न, ई गवर्नेंस परियोजना के कितने चरण हैं? 2, 3, 4, 6। तो कितने चरणों में ई गवर्नेंस परियोजना संपादित की थी? कितने चरण थे? तो बता सकती हैं? तो इसके हम अगर चरणों की बात करें तो इसके 4 चरण थे। इस चीज़ को नोट डाउन करते हुए चलिए। अब देखिए 39 नंबर का प्रश्न है कि शिक्षण अधिगम की सूचना प्रतिक्रिया जिस अधिगम सिद्धांत से संबंधित है वह है संज्ञानात्मक सिद्धांत से, या आचार्यवाद से है, या गेस्टावाद से है, या व्यवहारवाद से है। तो अगर हम शिक्षण अधिगम की सूचना प्रतिक्रिया जो अधिगम सिद्धांत किससे संबंधित है कहता है, तो इसका अगर हम सही उत्तर आपके सामने रखें तो ये ऑप्शन संज्ञानात्मक सिद्धांत से संबंधित होता है।
अब वहीं अगला प्रश्न आप 40वें नंबर का प्रश्न देख पे, जो आपका पहला जो श्रृंखला है, जो सीडीपी का शिक्षण अभिरुचि से अगर बात करें तो 40 नंबर की श्रृंखला होती है, तो 40 अंक ये आप देख पा रहे होंगे आपने कितने अर्जित किए हैं, इसके हिसाब से देख लीजिए। कक्ष में संप्रेषण हेतु सूक्ष्म शिक्षण क्यों आवश्यक है? अगर यहाँ पर अगर हम बात करें तो क्यों आवश्यक है, तो इसलिए विभिन्न कौशलों के विकास हेतु, या फिर पाठ्य पूर्ण करने हेतु, या पृष्ठ पोषक हेतु, या मूल्यांकन करने होते हैं। तो बता सकते हैं कि संप्रेषण की बात कर रहे हैं, कक्ष संप्रेषण हेतु सूक्ष्म संश्लेषण क्यों आवश्यक? तो इसलिए होता है क्योंकि विभिन्न कौशलों के विकास के लिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। चलिए अब बढ़ते हैं सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्नों की तरफ। देखिए, सूचना का अधिकार की जब हम बात करते हैं, संसद में इसे कब पारित किया गया था? 12 जून 2005 को, 12 मई 2005 को, 11 अक्टूबर 2005 को, 11 नवंबर 2005 को। कब सूचना का अधिकार संसद में पेश किया गया था? जिसे भी आता है आंसर देते हुए चलिएगा। देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं, इसका जो सही उत्तर है वो जो किया गया था 12 मई 2005 को क्या किया गया था, ये संसद में ये पारित किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पर देख पा रहे होगे 42वें नंबर का प्रश्न कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से लेकर 14 वायु के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम शामिल किया गया है? तो यहाँ पर बता सकते हैं अनुच्छेद 26 है, अनुच्छेद 15 है, अनुच्छेद 21 और है, या अनुच्छेद 44 है। तो किसके अंतर्गत है बता सकती हैं? सर अनुच्छेद नहीं, 26। ये अनुच्छेद 21A है। ठीक है, तो अगर आप पढ़ोगे राइट टू एजुकेशन पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे होगे ये 43 नंबर का प्रश्न है कि ये कहता है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार शिकायत कौन दर्ज करवा सकता है? एक उपभोक्ता करा सकता है, कोई पंजीकृत या फिर स्वैच्छिक उपभोक्ता संघ करा सकता है, या एक उपभोक्ता जिसकी मृत्यु हो चुकी है, या फिर उसका कोई उत्तराधिकारी, या उपरोक्त सभी। तो इस कंडीशन में क्या होगा? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की जब हम बात करते हैं 1986, तो जब शिकायत करता क्या होता है? उपरोक्त में सभी हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 44 नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस? 5 सितंबर, 7 सितंबर, 8 सितंबर, 12 सितंबर। तो जब हम अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की बात करते हैं, अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो इसको नोट डाउन। जो हम अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो मनाते हैं वो आपका क्या होता है? 8 सितंबर को मनाते हैं। देखिए, हिस्ट्री के से संबंधित प्रश्न है कि ये कहता है कि लोधी वंश के संस्थापक थे सिकंदर थे, इब्राहिम लोधी थे, या बहाल लोध थे, या इनमें से कोई नहीं? बता सकते हैं कौन था? ऑप्शन सी बहाल लोध था ये। ठीक है, बहाल लोधी करके ये थे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे 46वें नंबर का प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसने कहा? बाल गंगाधर, सुभाष चंद्र बोस, लाजपत राय, या महात्मा गांधी? किसने कहा था? ये तो आता ही होगा। नहीं, गलत है, अभी बहुत तैयारी की जरूरत है आपको। लाल बहादुर नहीं, लाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। बाल गंगाधर तिलक है, बचपन में भी पढ़ाया था, होगा आपको। 47वें नगर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 4 अक्टूबर 1919 को, 24 अक्टूबर 1945 को, 4 नवंबर 1919 को, 24 नवंबर 1946 को। जब हम बात करते हैं तो इसकी जो स्थापना की गई थी, वो जो स्थापना हुई थी तो 24 अक्टूबर 1945 को इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। अब वहीं पर हम अगर देखें 48वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे हो, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अनुसार राज्य आयोग का मुख्यालय ऐसे स्थान पर होगा जहां राज्य क्या होगा? सरकार अधिसूचनाओं द्वारा निवेदनात्मक करें। ठीक है, ये राज्य की राजधानी स्थित हो, यहाँ पे कहें उच्च न्यायालय स्थित हो, या सर्वाधिक आबादी वाला केंद्रित हो। तो इस कंडीशन में अगर हम बात करें तो ये क्या होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए सरकार अधिसूचनाएं द्वारा निर्दिष्ट करें, तो ये इसलिए जहाँ मुख्यालय यहाँ होता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि 49 नंबर का किसी विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई। किस विफलता के कारण स्वराज पार्टी का निर्माण किया गया था? असहयोग आंदोलन,
सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें, भारत छोड़ो आंदोलन या चंपारण आंदोलन, तो बता सकती हैं कि ऐसी कौन सी विफलता रही जिसके बाद स्वराज पार्टी का उदय हुआ। तो इसका जो मेन कारण था, भारत छोड़ो तो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन कह रही हैं आप, तो बिल्कुल ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के पश्चात स्वराज पार्टी बनाई गई थी। यहाँ पर 50वें नंबर का प्रश्न देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्न में से किस विद्या केंद्र से संबंधित था। तक्षशिला से, नालंदा था, विक्रमशिला से था या वैधशाला से था। तो किस स्थान से इसका संबंध था। जो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु था चाणक्य की बात करते हैं, तो बता सकते हैं किस वहाँ से था। दोस्तों जिसे भी आता है आंसर वो देते हुए चलेगा। तो इसका जो राइट आंसर है तो वो आपके तक्षशिला से। अब यहाँ पर 51 नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे हो कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी। 1991 में, 1995, 1997, 1999। तो विश्व व्यापार संगठन की जब हम बात करते हैं तो इसकी जो स्थापना जो की गई थी वो 1995 में की गई थी। ठीक है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, कहता है कि 52 नंबर का प्रश्न कि व्यापार नीति में शामिल है। व्यापार नीति में क्या शामिल है। नीति निर्यात आयात नीति है या लाइसेंस नीति है या विदेशी मुद्रा नीति है या भुगतान संतुलन नीति है। तो बता सकते हैं कि कौन सी ये चीज़ है इसके अंतर्गत। जिसे भी आता है आंसर देते हुए चलिएगा। चलिए बताओ। चलिए नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। इसका जो सही उत्तर है, व्यापार नीति में शामिल होता है निर्यात आयात। क्या होता है, व्यापार नीति में ही तो होता है ना, जहाँ व्यापार होगा वहाँ पर आयात और निर्यात दोनों चीज़ों सामान खरीदा जाएगा, बेचा जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर देख पा रहे होगे 53 नंबर का प्रश्न कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया था। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसके द्वारा किया गया था। BKRV राव ने किया था, दादा भाई नौरोजी ने थे, RC दत्त ने किया था, DR गाडगिल ने किया था। तो किसने किया था। 53 नंबर का प्रश्न। तो इसका जो सही उत्तर है तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। ठीक है। ऐसे में आपके सारे प्रश्न गलत हो जाएंगे, आपको माइनस ही माइनस नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पर अगर 54 नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे कि मांग पैदा करने के लिए ज़रूरत है किस चीज़ की। अगर हम मांग पैदा करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होगी। उत्पादन की ज़रूरत होगी, दाम की ज़रूरत होगी, आय की होगी, आयात की होगी। तो किस चीज़ की ज़रूरत होगी। तो ये आपका इकोनॉमिक्स से रिलेटेड प्रश्न आ चुका है। तो जब हम बात करेंगे मांग पैदा करने के लिए जो ज़रूरत होगी वो दाम की ज़रूरत होगी। ठीक है। दाम निर्धारित करेंगे तब जाके मांग होगी। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे 55वें नंबर का प्रश्न। तो यहाँ पर आप देख पा रहे आपके इन्वायरमेंट से रिलेटेड प्रश्न कि वायुमंडल में ओजोन ह्रास मुख्यतः किया जाता है सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा या नाइट्रोजन ऑक्साइड द्वारा या फिर हाइड्रोजन सल्फर डाई द्वारा या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है। तो कोई बात नहीं। तो इसका जो मेन मुख्य ह्रास हुआ ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन द्वारा हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए 56वें नंबर का प्रश्न है कि मानव रक्त का रंग लाल होता है किस कारण से होता है। मायोग्लोबिन के कारण या हीमोग्लोबिन के कारण, इम्यूनोग्लोबुलिन के कारण या हेपेटोग्लोबिन के कारण। इसमें 4 ऑप्शन आप देख पा रहे हो, देख लीजिए। तो किसके कारण होता है। ये 56वें नंबर का प्रश्न है। तो आपको मैं बता दूं जो ये होता है हीमोग्लोबिन के कारण हमारा जो मानव रक्त होता है वो लाल होता है। तो 57वें नंबर का प्रश्न है कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे सर ये आ रहा था मेरे को, पर मेरे को लग रहा कोई था बात गलत हो नहीं। जाएगा। कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे तीव्रता से बनता है ये कह रहा है। तो बता सकते हैं। तो हमारे शरीर में जो बनता है वो खट्टापन आ जाता है ना हमारे शरीर में, तो वो ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी ये क्या होता है, ये बनता है। ठीक है।
कभी आपका जी मर रहा है, कभी जी खट्टा हो जाता है, होता है, जी सर। तो यही है वो। सर तो अब यहाँ पर देखिए 58वें नंबर का प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक खाद्य पदार्थ के संरक्षण के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर सोडियम है, एसिड है, ये ग्लिसरीन है, या सोडियम का क्लोराइड है, पिक्रिक एसिड, ये ग्लिसरीन। तो अगर हम इसका सही उत्तर दें आप लोगों का, अगर आपने चुन लिया, तो इसका सोडियम बेंजीन बेंजोएट है, तो इससे होता है। ठीक है, अब यहाँ पर 59 नंबर का प्रश्न देख पर, भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति को क्या कहा जाता है? पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चन बन गया। प्रवर समिति, या लोक सेवा समिति, या आकलन समिति, या इनमें से कोई नहीं। जिसे भी आता है आंसर देते हुए चलेगा। क्या कहा जाता है? तो जो भारत के नियंत्रण लोक है, सेवा समिति। सर बी, हाँ, तो लोक सेवा समिति कहा जाता है इसको। ठीक है, तो आप यहाँ पर 60वें नंबर का प्रश्न, अशोक से तीसरे शिलालेख में निम्न में से किस अधिकारी का उल्लेख मिलता है? अशोक के जो तीसरा शिलालेख प्राप्त हुआ था उसमें किस अधिकारी का उल्लेख मिलता है? युक्त, राजुक, या प्रादेशिक, या इनमें से सभी का? तो अगर हम बात करें तो जो अशोक का जो तीसरा शिलालेख प्राप्त हुआ था तो उसमें हमें इन सभी का उल्लेख देखने को मिलता है। देखिए, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गृह मंत्री या प्रधानमंत्री? आप सभी को आता है। तो इसका जो सही उत्तर है प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो 62 नंबर का ना, LAN लैन का पूरा स्वरूप क्या है? तो बता सकती हैं, लैंड एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एक्सेस नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क। तो इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? इसका जो राइट है, तो लैन का जो पूरा फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क, इसे कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देख पा रहे हो 63 नंबर का प्रश्न है कि लीग ऑफ नेशन की स्थापना कब हुई थी? तो 10 फरवरी 10 फरवरी 1920 में, 10 दिसंबर 1919 में, 10 जनवरी 1920 में, 1 जनवरी 1920 में। लीग ऑफ नेशन की जब हम बात करते हैं तो इसकी जो स्थापना हुई थी, अगर आपको पढ़ा होगा आपने, तो इसका जो स्थापना हुई थी ये 10 जनवरी 1920 में हुई थी। अब यहाँ पर 64वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, कहता है कि सूचना प्रौद्योगिकी ने दैनिक कार्य प्रणाली के किस क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन किया? तो चिकित्सा के क्षेत्र में किया। क्वेश्चन दोबारा दोहरा देता हूँ, सूचना प्रौद्योगिकी ने दैनिक कार्य प्रणाली के किस क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया? चिकित्सा के क्षेत्र में लाया, या फिर आपकी हम बात करें मौसम संबंधी पूर्वानुमान लगाए थे, विमान आरक्षण, या फिर आपके उपरोक्त सभी? तो 64 नंबर का प्रश्न, जो लाया तो वो मौसम संबंधी जो पूर्वानुमान लगाए जाते थे, तो इस क्षेत्र में ये क्रांतिकारी साबित हुआ। अब 65वां नंबर का प्रश्न, 65वें नंबर का ये जो प्रश्न है, तो ये क्या कहता है? प्रौद्योगिकी पार्क भारत में कहाँ बनाया जा रहा है? बेंगलुरु में, नई दिल्ली में, हैदराबाद में, लखनऊ में? तो जिस बच्चे को आता है इसका आंसर देते हुए चलिएगा। जो प्रौद्योगिकी पार्क हम कहें, अगर हम कहें तो बेंगलोर में है। ठीक है, बेंगलोर को हम क्या कहते हैं, किस क्षेत्र, किस रूप में जानते हैं? आपको IIT हब के रूप में जानते हैं, तो हम ये पता होगा आपको। ठीक है, तो अब 66 नंबर का प्रश्न है कि ई को मुख्य उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है पर्यावरण के लिए अनुकूलन हो, प्रोटीन समृद्ध हो, आर्थिक रूप से व्यवहारी हो, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही उत्तर है, तो इसका क्या आता है, जो प्रोटीन समृद्ध के लिए इसे दिया जाता है। अब यहाँ पर आप यहाँ पर देखो 67 नंबर का कह रहा है कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन हुआ था, आपका इन्वायरमेंट से संबंधित प्रश्न आ गया। 1980 में हुआ था, 1982 में हुआ था, 1984 में हुआ था, 1978 में हुआ था। तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन की जब हम बात करते हैं तो किस वर्ष हुआ था? तो आपको मैं बता दूं, तो ये हुआ था 1978 में ये हुआ था। अब 68 का नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे हो, भारत के लिए
संविधान बनाने के लिए कब और किस पार्टी ने संविधान सभा का विचार रखा था? मुस्लिम लीग 1942 में, सर्वदलीय सम्मेलन 1946 में, स्वराज पार्टी 1934 में, कांग्रेस पार्टी 1936 में। किस पार्टी ने संविधान बनाने के लिए अपना विचार रखा था, ये बताना है। तो अगर आप लोगों को इसका आंसर आता हो तो बहुत अच्छी बात है। तो जो ये रखा गया था, स्वराज पार्टी ने 1934 में ये रखा था। जब असहयोग हमने कहा जब भारत छोड़ो आंदोलन जब असफल हो गया तो उसके बाद जो भारत का ये वो हुआ था, तो उदय हुआ था, तो यही था। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 69 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था? बता सकती हैं इसको? 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1949, 26 नवंबर 1949 या 15 अगस्त 1947? कब हुआ था? ये प्रश्न तो आना ही चाहिए। सर 26 जनवरी 19। तो ये तो लागू क्या है, तैयार क्या? मैंने देखो ये 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखो। अब देखिए 70 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? चलिए आप बताइए, 4 ऑप्शन दिए हैं, चलिए जल्दी से बताइए, स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष हैं जो जो थे वो आपके कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। ठीक है, अब 71वें नंबर का प्रश्न यह देख पा रहे होंगे। तो ये कहता है कि 1857 के विद्रोह के मामले की जांच हेतु किस आयोग का गठन किया गया था? हंटर आयोग, कमीशन या साइमन कमीशन या पील का आयोग या पब्लिक सर्विस आयोग? जो ये किया गया था, बता सकती हैं इसका सही उत्तर क्या है? नहीं कुछ अगर आपको ऑप्शन चुनने के लिए दिया जाए तो कौन सा चुनोगे? 1857 के विरोध के मामले की जांच हेतु किस आयोग का गठन किया गया? जो सर डी। जो जिस आयोग का गठन किया गया था वो पील आयोग का गठन किया गया था, क्योंकि 1857 के बाद ये पील आयोग और हंटर आयोग का भी गठन किया गया था, फिर इसके बाद हंटर आयोग का गठन किया गया था, याद रखिएगा। देखिए 72वें नंबर का प्रश्न है कि बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन कहाँ दिया था? गया में दिया था, पाटलिपुत्र में था, सारनाथ में दिया था, वैशाली में दिया था? बताइए किस स्थान पे दिया था? बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन कहाँ दिया था? बताओ। सर नहीं आ रहा। सर खुश प्रणाम। रहो। देखिए बहुत लेट आप में जुड़ी जुड़े नहीं सर पाती हैं टाइम पे, तो हम क्या करें? अब देखिए बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन जो दिया था वो गया में दिया था, पाटलिपुत्र में दिया था, सारनाथ में दिया था, वैशाली में दिया था। तो ये जो दिया था आपके सारनाथ में दिया था। ठीक है, जो भगवान बुद्ध ने अपना पहला उद्देश्य दे दिया सारनाथ में दिया था, और जो ये उद्देश्य था बुद्ध के प्रचार प्रसार की शुरुआत यहाँ से हुई थी, और सारनाथ वाराणसी से 10 किलोमीटर पूर्वोत्तर में स्थित है। ये बुद्ध धर्म के 4 प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर आप अगला प्रश्न देख पा रहे 73वें नंबर का प्रश्न देख पा रहे कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी की कमी से सूखा रोग हो जाता है, रतौंधी हो जाता है, बेरी बेरी रोग हो जाता है, टीबी हो जाता है? बताइए, विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन से है? बताओ। देखिए अगर आपको नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा देखें, तो बेरी बेरी रोग इससे हो जाता है विटामिन बी की कमी से। ठीक है, अगर हम देखें विटामिन बी की
जो कमी से अगर हम देखें बहुत ढेर सारे रोग हो जाते हैं। ठीक है, विटामिन बी की कमी से अनीमिया हो जाता है, कंपन होता है, हाथों में असंतुलन होता है, भ्रम की स्थिति आ जाती है, अस्वाद आ जाता है और मनोभ्रांतियाँ जैसी समस्याएं इसमें आ जाती हैं। और विटामिन बी की कमी से अनीमिया हो जाता है, विटामिन ए की कमी से कमी से क्या होता है, कंपन हो गया, असंतुलन आ जाता है। ठीक है, ये तमाम चीज़ें कभी कभी जो हमारे शरीर में जो एसिड बनता है तो वो भी आ जाता है, तो ये इसकी वजह से हो जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 74वें नंबर का प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ठीक है, बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? शहनाई। बताइए। शहनाई दिया है, सितार दिया है, वीणा शहनाई। दिया का है। चलिए बताइए, जिस बच्चे को आता है वो आराम से इसको दे सकते हैं, आपको बहुत ज़रूरत है अभी पढ़ने की। तो ये शहनाई से इनका संबंध है, जैसे कि आप सभी को ये सर्वविदित है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जो संबंध है, शहनाई वादक ये थे। ये एक प्रसिद्ध, अगर हम कहें, शहनाई वादक के रूप में थे। और उन्हें अगर हम देखें तो शहनाई की दुनिया का बेताज बादशाह के रूप में भी कहा जाता है, लोकप्रिय इनको माना जाता है। और अगर हम बात करें इसका, अगर जो बिस्मिल्लाह खां का अगर असली नाम कमरुद्दीन खान इनका नाम था, तो याद रखिएगा। तो 1947 में अगर कहें, जब भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, लाल किले पे इन्होंने शहनाई बजाई थी। तो 26 जनवरी 1950 को भी अगर हम देखें तो भारत के पहले गणतंत्र दिवस के अवसर पर भी इन्होंने क्या था, लाल किले से राग कैफी का प्रदर्शन किया था। और इनका जो निधन हो गया था, इनका जो निधन हुआ था 21 अगस्त 2006 को इनका निधन हो गया था। और आपको मैं बता दूं, 102 जब इनके जन्म तिथि की अगर हम कहें, जब 102 साल के जन्म तिथि जिनकी बनाई गई थी, तो गूगल डॉट के साथ गूगल द्वारा इनको सम्मानित भी किया गया था। तो याद रखिएगा। ठीक है, शहनाई आबोग अगर हम बात करें, भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश में ये आम रूप से इसे सुना जाता है, तो याद रखिएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये सर। चलिए अब आगे बढ़ना, थोड़ा सा जाम हो गया है। गीता इतनी देर में क्यों जुड़ रही हो? सर नहीं जुड़ पा रही थी, मैंने मैसेज भी किया था सर। चलिए, अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये 75वें नंबर का प्रश्न है। ठीक है, 75वें नंबर का प्रश्न क्या था, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के सदस्यों को किसने नामित किया था? प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा किया था, ब्रिटिश संसद द्वारा किया गया था, मुस्लिम लीग द्वारा किया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किया गया था? बता सकती हैं? चलिए बताइए। राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा। नहीं, ये जो ऑप्शन ए, प्रांत के जो विधानसभाओं द्वारा ये किया गया था, याद देखिएगा। देख पा रहे होंगे कि हम उत्तराखंड के तरफ बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड के यहाँ से सारे क्वेश्चन सही करिएगा। देखिए, 76वें नंबर का, रिवर राफ्टिंग के लिए उत्तराखंड में कौन सा स्थान सबसे अच्छा है? बता सकते हैं? 4 ऑप्शन दिया है। कोडियाला है, या हरिद्वार है, देवप्रयाग है, देहरादून है? कौन सा स्थान अच्छा है? ऑप्शन 4 दे हरिद्वार हैं। है सर, हरिद्वार, क्योंकि नदी बड़ी है ना वहाँ पे। तो इसका जो सही उत्तर है बेटा, ये आपका कोडियाल करके है। कोडियाला। ठीक है, ये वाला क्षेत्र यहाँ पर प्रसिद्ध है। अब बढ़ते हैं आगे। ये देखिए, कुड़िंद वंश के, ये कोडियाला कहाँ पे है सर? देवप्रयाग के पास है शायद कोडियाला। उत्तराखंड में रिवर राफ्टिंग कोडियाला की अगर हम बात करें तो कोडियाला का है, आपको पता है, उत्तराखंड के ऋषिकेश में है। ये ऋषिकेश में रिवर राफ्टिंग की जाती है। ये राफ्टिंग सबसे लंबी और सबसे कठिन ये ट्रिप होती है। और जो ये राफ्टिंग है बेटा, ये 3 किलोमीटर की होती है। इस ट्रिप में जो 3 स्तर के और 4 स्तर की ये होती हैं। अब
कोडियाला राफ्टिंग की जब हमने बात करें तो इसमें जब हम कहें ये जो ट्रैक है वो तकरीबन आपके अगर हम कहें 8 से 9 घंटे यहाँ जाने में लगते हैं। और ये किस आयु के बच्चे इसमें प्रतिभाग कर सकते हैं? 15 से 55 साल के बच्चे जो होते हैं तो वो इसमें प्रतिभाग करते हैं। वजन अगर बेसिकली ये राफ्टिंग में 40 से 100 किलो के बीच होता है इसका, ठीक है। तो ये होता है और वजन ऊंचाई के हिसाब से इसमें तय किया जाता है। और जो हृदय की जो समस्या और बाईपास सर्जरी, मिर्गी हो गया, गंभीर अस्थमा या पीड़ित लोग जो होते हैं वो राफ्टिंग में जाने की उनको अनुमति नहीं दी जाती है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 77वें नंबर का पर कुलिंद वंश के शासक अमोद भूति की मृत्यु के बाद इस क्षेत्र में किसका अधिकार हो गया था? बता सकते हैं, ससु का या कुलिंदों का या हर्षवर्धन का या फिर भौखरियाओं का, बौखरियों का? देखिए सको का। इसमें ससु का हो गया था, ठीक है। अब देखिए 78वें नंबर का प्रश्न है। तो 78वें नंबर का प्रश्न कहता है कि चंद्रवंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? बलदेव कल्याण चंद्र था या थौर था या अशोक बलदेव चल्य था या राज गुरुण ज्ञानचंद्र था? राजा गुरुड़ ज्ञानचंद था? सर बलदेव बलदेव का बलदेव चंद्र कल्याण थे। हैं? देखिए बलदेव थौर कल्याण चंद चंद्र। था, बलदेव ठीक है, थौर कल्याण चंद था, चंद्र। याद रखिएगा। अब देखिए 79 नंबर का प्रश्न है, पवार राजाओं के काल में कौन सा काव्य रचा गया था? गढ़ राज्यवंश का या सुदर्शन नवोदय काव्य है या मानवोदय काव्य है? ये सभी बता सकते हैं? ये सभी। आपने कहा ये सभी काव्य रचे गए तो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो ये सभी काव्य उस समय रचे गए थे। अब बात करेंगे कि आपके 80 नंबर का प्रश्न है कि उत्तराखंड का गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? इंद्रमणि बरडोनी। बताइए, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। तो उत्तराखंड के गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? श्रीदेव सुमन, हर्षदेव वाली या इंद्रमणि ऑप्शन सी। बुदौनी या माधव सिंह भंडारी? अब मैं आपको बता दूं इसका जो सही उत्तर है ये ऑप्शन सी, इंद्रमणि बधौनी की बात करें तो इंद्रमणि बधौनी जी को क्या कहा जाता है? उत्तराखंड के गांधी के रूप में इनको जाना जाता है। और गांधी। कभी क्वेश्चन बनेगा भैया कि इनका जन्म कब हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए 24 सितंबर 1925 को टेहरी गढ़वाल की रियासत के ओखलकांडा गांव में हुआ था। और इंद्रमणि बधौनी की अगर हम बात करें तो ये ओखली कांडा गांव में इनका जन्म हुआ था, याद देखिएगा, ठीक है। और अलग राज्य बनाने के लिए आंदोलन शुरू किया इन्होंने। तो ये एक बहुत ही महान क्या है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर 81 नंबर का प्रश्न देख पा रहे होगे, ठीक है। 81 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? किस जनजाति द्वारा निर्मित शराब जाड़ कहलाती है? जौनसारी। तो यहाँ पर थारू, भोटिया, जौनसारी या बुक्सा दिया हुआ है। तो ये जो है बेटा ये थारू है, थारू ठीक है। अब यहाँ पर जी। हुड़का किस जनजाति का मुख्य वाद्य यंत्र है? हुड़का किस जनजाति का मुख्य वाद्य यंत्र है? थारू का है, भोटिया का है, जौनसारी या बुक्सा। बोक्सा का भोटिया। बुक्सा। है? तो ये भोटिया। थारू का है, ठीक है, याद रखिएगा, थारू का है। अब यहाँ पे देखिए 83 नंबर का, उत्तराखंड को पृथक राज्य बनाने का मांग सर्वप्रथम श्रीनगर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन कब किया गया था? यहाँ पर आप देख पा रहे 5 से 6 मई 1938 में, 4 से 5 मई, 4 से 6 मई, 5 से 8 मई 1938 से दिया गया है। तो कब किया गया है? तो 4 से 5 मई। है 5 से ऑप्शन बी। 6 मई 1938 को ये किया गया था, ठीक है। अब यहाँ पर देख पा रहे होगे अल्मोड़ा के जो घेली सुनार गांव है में स्थित कटारमल मंदिर संबंधित है किसे कत्यूरी शासक कटारमल ने बनाया था? तो यहाँ पर आपको मैं ऑप्शन दिखा देता हूँ, शिव का है, सूर्य का है, गणेश का है, राम का है? सर तो सूर्य सूर्य का ही है, ठीक है। अब यहाँ पर देख पा रहे होगे ये संयुक्त राष्ट्र
संयुक्त उत्तराखंड का संयुक्त उत्तराखंड राज्य मोर्चा का गठन कब किया गया था? संयुक्त उत्तराखंड राज्य मोर्चा का 1994 गठन कब किया गया था? 94 92 में, 93, 94, 95? सर 1900 बताओ। 94 है सर। आपने 94 कहा है ना, तो ये 94 में ही किया गया था। तो आपको बता दो संयुक्त उत्तराखंड राज्य जो मोर्चा का गठन अगर हम बात करें 1994 में ये हुआ था। इस मोर्चे को अगर कहें तत्वाधान की अगर हम बात करें 2 अक्टूबर 1994 को दिल्ली में एक बड़ा प्रदर्शन किया गया था। तो इस प्रदर्शन में अगर कहें तो उत्तराखंड के लाखों लोग, उन हजारों लोग इसमें सम्मिलित हुए थे और यहाँ पर उत्तराखंड राज्य बनाने के लिए कई आंदोलन हुए और कई मार्च यहाँ पर निकाले गए और कई आंदोलन में लोगों ने यहाँ शिरकत करी और बहुत से लोग यहाँ घायल भी हुए। और राज्य बनाने की मांग को लेकर अगर कहें अलग अलग समय में कई ऐसे संगठन बने उत्तराखंड का गठन करने के लिए। उत्तराखंड क्रांति दल का भी गठन हुआ था और जो वो गठन हुआ था 1979 में उनका गठन हुआ था। फिर आपको अगर आपने पढ़ा होगा तो ये भी था कि उत्तराखंड उत्थान परिषद का भी गठन किया था वो 1988 में। उत्तराखंड राज्य परिषद का गठन किया गया था 1979 में। और जैसे आप सभी को पता है कि उत्तराखंड राज्य की जो स्थापना हुई थी 2000 में उत्तर प्रदेश से पुनर्गठन अधिनियम के तहत क्या हुई थी, उत्तराखंड का गठन किया गया था। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य 27वां राज्य के रूप में बना और इसी दिन अगर कहें उत्तराखंड ने अपना स्थापना दिवस के रूप में भी इसको मनाया था। तो ये आपको पता होगा। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने रख रहा हूँ, किस मंदिर को राजा मान सिंह ने निर्मित किया था? माया देवी यहाँ पर मंदिर। गंगा मंदिर है, मनसा देवी है, माया देवी मंदिर है, विद्या मंदिर है, बताइए। ऑप्शन सी पे ये जाऊंगी सर। गंगा मंदिर का निर्माण इनके द्वारा किया गया था। ठीक है, देखिए वैसे तो अगर हम देखें जो राजा मान सिंह था ना उसने कई मंदिरों का निर्माण कराया था। जैसे वृंदावन में गोविंद देव मंदिर बनाया था, आमेर जगत का शिरोमणि मंदिर भी बनाया था, बनारस का मान जो मंदिर घाट है वहाँ उसको भी बना, गोरखपुर का जो मानेश्वर मंदिर भी इसने बनाया था। तो बहुत ढेर सारे मंदिर इनके द्वारा बनाए गए। तो बेसिकली इसमें जो यहाँ पर जो दिया हुआ है मैंने आपको बता दिया है कि गंगा मंदिर। अब यहाँ पर देखिए 87 नंबर का प्रश्न है कि यहाँ पर ये सम्मिलित करना है। हरिप्रिय रौतेला किससे संबंधित है? हंसा शर्मा किससे है? उमेद सिंह किससे? अरुण कुमार किससे है? तो ये सूचियाँ दी हुई हैं। ऑप्शन ए सर। तो बेसिकली इसका जो सही उत्तर कहें तो इसका ऑप्शन बी एज ए राइट आंसर है। अगर हम कहें ए का आपका 2 होगा और बी का आपका 1 होगा, ठीक है, और सी का आपका 4 होगा और डी का आपका 3 होगा। तो ये क्रम इसका है। वरुण कुमार वॉलीबॉल से, उमेश सिंह वाटर पोलो से है, हंसा मिश्रा भारोत्तोलन से है, हरिप्रिया रौतेला आपका हॉकी से है। ठीक है, अब बात करेंगे 88 नंबर का प्रश्न। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं विश्वविद्यालय की स्थापना दिवस के संदर्भ में गलत है। तो यहाँ पर जो कह रहा है कि पंडित गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय 17 नवंबर 1960 को, ये गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय 14 मार्च 1902 को, ये हेमंती नंदन बहुगुणा 1974 में, या फिर कहें कुमार विश्वविद्यालय 1973 में। तो इनमें से कौन सा गलत है बता सकती हैं? देखिए इसका जो गलत है वो हेमंती नंदन गुरुकुल ये कांगड़ी। है। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन सी। अब यहाँ पर आप देख पा रहे 89 नंबर का प्रश्न है। ये कहता है निम्न में ऐसा कौन सा पत्र देहरादून से प्रकाशित होता था? हिमालय टाइम्स होता था, गढ़वाल पोस्ट होता है, सहार टाइम्स होता है, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी ये देहरादून से प्रकाशित होते थे। अब यहाँ पर 90 नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे हो कि भाद्र पक्ष की अष्टमी को अल्मोड़ा और नैनीताल में एक साथ मेला प्रारंभ होता है। कौन सा होता है? ये गिरी मेला होता है, नंदा देवी, या बुड़ केदार होता है, ये गौचर। तो सभी को आपको पता होगा कि नंदा देवी का जो मेला होता है वो अल्मोड़ा में भी लगता है, नैनीताल में भी लगता है। ठीक है, अब यहाँ पर 91 नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे हो, श्रावण मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? जागेश्वर में, चकराता में, चंपावत में या बागेश्वर में? तो आप सभी को पता है कि श्रावण मेला जागेश्वर में लगता है। जागेश्वर। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो 72वें नंबर का प्रश्न, क्षेत्रीय मिट्टी अन्वेषण प्रयोगशाला किस जिले में स्थापित की गई है? तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि अल्मोड़ा, नैनीताल, उधम सिंह नगर या चंपावत। तो इसका जो सही उत्तर अगर मैं बताऊं, जो क्षेत्रीय मिट्टी अन्वेषण
प्रयोगशाला उत्तराखंड में कहाँ स्थापित है? तो क्या है ये आपके उधम सिंह नगर में ये है, ठीक है, समझ में आ रहा है? जी तो उत्तराखंड में अगर बेसिकली उत्तराखंड में जो मिट्टी जी की जांच के लिए इसे बनाया गया है, ठीक है। अगर बेसिकली अगर हम देखें तो ये अलग अलग तरीके से, जैसे हम कह रहे हैं टी बोर्ड लैब की बात करते हैं, वन अनुसंधान केंद्र की बात करते हैं, तो अलग अलग चीज़ें ये स्थापित की गई हैं। अब शिल्पकारों से संबंधित डोला पालकी आंदोलन किसने चलाया था? वो कौन सकते थे जिन्होंने डोला पालकी आंदोलन चलाए थे? बेसिकली आप सभी को ये सर्वविदित होगा, जयनंद जय भारती थे। और जयनंद 94 है, किस रिपोर्ट में उत्तराखंड की राजधानी से गैरसैंण बनाने की सिफारिश की गई थी? कौशल समिति थी या प्रवर समिति थी, या इनमें से दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो बता सकते हैं क्या था? एक भी तो इसमें से अगर हम कहें तो ये कौशल समिति ने, ठीक है। अब यहाँ पर देख पा रहे हो 95 नंबर का प्रश्न है कि मुझे एक चंद्र सिंह और मिलता तो भारत कब का स्वतंत्र हो जाता है? यह कथन किसने कहा? किसने कहा कि मुझे एक चंद्र सिंह और मिलता तो भारत कब का स्वतंत्र हो चुका होता? तो जो ये अपने दिया था, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, पंडित ये पंत महात्मा ने दिया था, जवाहरलाल नेहरू थे, महात्मा गांधी ने। तो जो ये कहा गया था, ये महात्मा गांधी द्वारा कहा गया था। महात्मा गांधी तो यहाँ पर आप राष्ट्रीय उद्यान दिए हैं, इनको सम्मिलित करना है। कॉर्बेट नेशनल पार्क है, किस जनपद में है बताओ? ये नैनीताल में आ जाएगा, ठीक। कौन सा है बताओ? और नंदा देवी कहाँ है? चमोली में है चमोली चमोली में। में राजा जी कहाँ है देहरादून बताओ? देहरादून। और गंगोत्री उत्तरकाशी, ठीक है। देहरादून से अब यहाँ पे दे ये घाघर नदी का हाँ उद्गम स्थल कहाँ है? घाघर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? चुंगू हिम में है, ये मिलन में है, शिवालिक शहर सर में शिवालिक पहाड़ी। है? ऑप्शन बी तो ये अगर हम बात करें तो इसका जो सही उत्तर है वो आपको मैं बता दूं क्या होगा। इसका सही उत्तर ये आपके चुंगू हिमनद में है, ठीक है। वैसे घाघरा नदी की लंबाई अगर हम कहें तो 1084 किलोमीटर की है, और हिमालय की पश्चिम भाग जो तिब्बत पठार से निकलती है, और अपनी यात्रा के दौरान ये कई सहायक नदियों से मिलती हैं, तो इसको याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए 98 नंबर का प्रश्न है कि उत्तराखंड का सर्वाधिक और न्यूनतम कुमाऊं है। साइड होगी ना सर? ये घाघरा नदी कुमाऊं साइड होगी ना सर? हाँ, ये मानसरोवर झील के समीप से निकलती है, आपको याद रखिएगा, ठीक है। और बेसिकली घाघर नदी है बिहार के छपरा जिले और गंगा में मिलती है, ये चीज़ है, ठीक है। और यहाँ तक कि कहा जाता है हिंदू और बौद्ध धर्मों के बीच ये पवित्र नदी के रूप में, शारदा नदी के लिए महत्वपूर्ण सहायक नदी के रूप में है। नेपाल में इसे करनाली के नाम से जाना जाता है, और तिब्बत नेपाल और भारत से होकर बहती है, याद देखिएगा फिर, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखा है कि हमने कहा उत्तराखंड का सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या वाला जो जिला है वो कौन सा है? तो हरिद्वार हाँ, तो रुद्रप्रयाग। ये बिल्कुल सही कहा, ठीक है। अब ये 99 नंबर का प्रश्न, उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में 6 जिले हैं, तो इसका मुख्यालय स्थित है, ठीक है। तो इसका जो मुख्यालय अगर कहें कुमाऊं मंडल गढ़वाल मंडल कहें तो इसका नैनीताल में है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर 100 नंबर का प्रश्न, यहाँ श्रृंखला यहाँ पर अब आज समाप्त करेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि वैष्णव सुरक्षा योजना का संबंध किस अभियान से है? स्वच्छ भारत अभियान से, स्त्री शक्ति अभियान से, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, या स्वयं सिद्ध से अभियान से? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो आज की श्रृंखला तो यहीं पर ही समाप्त करते हैं।